नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज कक्षा 10वीं के लिए गणित का महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में जितना भी हम प्रश्न लिए हुए हैं वो आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए एक भी प्रश्न को आप इस वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा, सारे प्रश्न को अच्छी तरीके से समझिएगा। ठीक है, चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम सारे प्रश्न को आपको फटाफट समझाते चलेंगे। ठीक है, देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न जो है लिखा है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। दोस्तों यहाँ से लिखा है 64 पाई सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास, यानी कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो लिखा है दोस्तों, ये वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और हमको यहाँ से कितना क्षेत्रफल दिया हुआ है? 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ से पाई कैंसिल कर लीजिएगा दोस्तों, दोनों कट जाएगा। और यहाँ से आर स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ से यह स्क्वायर है दोस्तों, स्क्वायर उछट जाएगा तो 64 का वर्गमूल हो जाएगा। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है, यानी कि आर बराबर हमको कितना निकल जाएगा? 8 निकल जाएगा। और दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा गया कि वृत्त का व्यास है, तो दोस्तों व्यास यानी कि डायमीटर, व्यास को हम इंग्लिश में दोस्तों डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर बराबर फार्मूला होता है क्या? 2r। और r को जो यहाँ लिखे हैं दोस्तों ये रेडियस है, जिसको हम त्रिज्या हिंदी वर्ड है दोस्तों, और रेडियस जो है इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमको निकालना है क्या? d, व्यास निकालना है। तो d बराबर निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ 2 लिख लिए। और r हम कितना निकाल कर लाए हैं? रेडियस त्रिज्या, तो 8 निकाल कर लाए, तो हम 8 गुना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से d बराबर दोस्तों हमको कितना निकल जाएगा? 8 दूनी के 16, यानी कि दोस्तों 16 सेंटीमीटर जो होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न हमें आपसे यहाँ पूछा गया है। इस प्रश्न में से लिखा है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पहले आप यहाँ से क्या कीजिए कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 60 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों 1/2 होता है। तो इस तरह से पहले यहाँ 2 लिख लेंगे, इंटू में है तो, और 1/2 होता है cos 60 डिग्री का मान। इसका स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर इसी तरह से कर देंगे। और आगे देखिए यहाँ से कीजिएगा तो 2 इसी तरह से लिख लेंगे, और 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों तो 1/4 हो जाएगा। और यहाँ 2 दूनी के 4 काट दीजिएगा, तो बराबर में आपको कितना निकल के आ जाएगा? 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपसे यहाँ पूछा गया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री है, तो cos A + B का मान है। दोस्तों यहाँ पर ABC त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कहने का मतलब इस तरह से होगा, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है आपका, इस तरह से दोस्तों समकोण त्रिभुज होता है। और इसमें कोण C 90 डिग्री दे दिया है। मान लेते हैं यहाँ पे A मान लेते हैं, यहाँ पे B मान लेते हैं, और यहाँ पे C मान लेते हैं। और कोण C जो है आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। तो दोस्तों ये बात जानते होंगे कि कोण A प्लस में कोण B प्लस में कोण C, ठीक है, बराबर 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब दोस्तों त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, और कोण C बराबर हमको कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से हम इस तरह से लिख सकते हैं कोण A प्लस में कोण B, और यहाँ प्लस में कोण C बराबर कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री हम लिख देंगे, और बराबर में कितना लिख देंगे? 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कोण A प्लस में कोण B बराबर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 की जगह दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है, तो कोण A प्लस कोण B बराबर 90 डिग्री निकल गया। अब आपसे पूछा गया है कि cos A प्लस B का मान होगा, तो देखिए यहाँ से cos इस तरह से लिख लेंगे, और A प्लस B, कोण A प्लस B का निकाल कर हम कितना 90 डिग्री लाएँ, जो कि यहाँ पर हमको A प्लस B रखना है। तो A प्लस B के दोस्तों जगह पर हम 90 डिग्री रख देंगे। यहाँ से cos A प्लस B लिखा हुआ था दोस्तों, तो यहाँ cos इसी तरह लिख लेंगे, और A प्लस B की जगह पर कितना आया? 90 डिग्री। तो A प्लस B की जगह पर हम 90 डिग्री रख दिए। ठीक है, अब यहाँ से cos 90 का जो फार्मूला होता है दोस्तों कितना होता है? 0 होता है। cos डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। चौथा
चौथा नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ 1/2, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है 1, थर्ड ऑप्शन में लिखा है 0 और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ 1/3। दोस्तों असंभव घटना की प्रायिकता होती है तो 0 होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर जो आपसे पूछेगा कि संभव घटना की प्रायिकता कितना होती है तो संभव घटना की प्रायिकता दोस्तों 1 होती है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। पाँचवां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हम माध्य यानी कि औसत दोस्तों, माध्य मतलब क्या होता है औसत। तो इसका माध्य निकालने के लिए जो फार्मूला होता है दोस्तों, पदों का योग होता है और बटा में होता है पदों की संख्या। तो हम कुल पदों के योग, तो पहले कुल पदों के योग कर लेंगे तो कितना है 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 17 और प्लस में 1 है, ठीक है। तो कुल पदों को हम पहले योग कर लिए दोस्तों और फिर बटा में क्या होता है कि पहले कुल पदों का योग फिर बटा में होता है कुल पदों की संख्या। तो संख्या कितना है हमारे यहाँ से 5 है तो यहाँ 5 लिख लेंगे। अब बराबर में हम कितना लिख लेंगे, बराबर में कितना माध्य हमको दिया हुआ है, ये इसका माध्य कितना दिया है 6, यहाँ माध्य हम 6 लिख लिए। संख्या हमारा 5 था, बटा में तो 5 को जोड़ लिए, बटा में 5 कर दिए क्योंकि 5 संख्या था, बराबर माध्य कितना दिया है 6, तो 6 कर लिए। अब यहाँ x का मान हमको यहाँ से निकालना है दोस्तों, तब यहाँ से आसानी से निकाल लीजिएगा। इसको जोड़िएगा तो यहाँ से 7 हो जाएगा, 4 3 7 और 5 कितना 12, 12 और 17 कितना हो जाएगा 29, यानी कि 29 बटा दोस्तों 29 प्लस में भी x इसी तरह से हम लिखते चलेंगे और बटा में कितना है 5 और इसके बराबर में कितना है 6, इस तरह से लिख लिए। अब देखिए यहाँ से आगे कीजिएगा तो आगे कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा 29 प्लस में 1 से, और देखिए ये भागा में है 5 तो बराबर के उस हट जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 6 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा 1 से बराबर आप निकालिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर से 29 माइनस 30 माइनस 29 हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उस साइड 29 जाएगा दोस्तों तो माइनस में हो जाएगा, और 30 माइनस 29 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि 1 से बराबर हमारा 1 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न भी आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है, ठीक है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, a प्लस बी बटा में 2 करते हैं, ठीक है। तो देखिए a कितना दिया है 13 और b कितना दिया हुआ 19, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले 13 प्लस में 19 और प्लस में 19 लिखें और बटा में कितना लिखेंगे 2, तो दोनों को जोड़िएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 32 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 19 लिखा हुआ है, ठीक है। 13 और 19 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 32 आ गया। अब बट्टा में कितना लिखेंगे 2 और इसको काट लेंगे दोस्तों तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन बी में हमको 16 दिया गया है, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 19 था, ठीक। अब देखिए यहाँ से 16 आ गया तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। यहाँ का है बीच का समांतर माध्य दोस्तों, यानी कि 13 और 19 के बीच की संख्या होना चाहिए। ऐसे भी आप बना सकते हैं, तो 13 और 19 के बीच की संख्या कौन कौन, 13 नहीं है तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, 19 भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, 12 भी नहीं तो ये भी नहीं होगा, और 13 और 19 के बीच की संख्या कौन है 16 है, तो हमारा 16 ऑप्शन नंबर बी ही राइट होगा। ऐसे फार्मूला पर आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न में आपसे हम पूछा गया है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे यदि किसी घनाभ की लंबाई l हो और चौड़ाई b हो तथा ऊंचाई जो हो h हो तो घनाभ का आयतन पूछा गया है। तो घनाभ का आयतन दोस्तों LBH होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर जब आपसे पूछेगा कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो घनाभ का विकर्ण दोस्तों L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर का अंडर रूट, ये होता है घनाभ का विकर्ण दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। और पूछेगा दोस्तों कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दोस्तों 2 इंटू यहाँ होता है 2 इंटू LB प्लस में BH प्लस में LH, ये होता है दोस्तों घनाभ का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 8 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इनकी ऊंचाई होगी। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहले हम समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं दोस्तों इस तरह से।
देखिए ये हमारा मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में दोस्तों तीनों भुजाओं जो होता है बराबर होता है आपस में, ठीक है। तो आपका एक भुजा 12 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है, तो एक भुजा 12 सेंटीमीटर होगा तो दूसरा भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और तीसरा भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा जो होता है आपस में बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए इनकी पूछा गया कि इसकी ऊंचाई होगी, तो देखिए यहाँ से ऊंचाई ये वाला है दोस्तों, यहाँ से हम ऊंचाई ये वाला हमको निकालना है। यहाँ पर हम 90 डिग्री डाल देते हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ से हमको ये निकालना है, ठीक है। और ये टोटल दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक कुल कितना था, 12 था, ठीक है। अब यहाँ से हम एक लंब डाल दिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुल दोस्तों 6 हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक कुल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको निकालना है यहाँ पर ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं, इसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ थीटा है तो ये वाला हमको परपेंडिकुलर हो जाएगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, यानी कि दोस्तों हम P निकाल लेंगे तो हमारा H निकल जाएगा, ठीक है। अब तो पाइथागोरस परिमेय जानते होंगे दोस्तों, क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है, ठीक है। देखिए एच हमारा कौन 90 डिग्री के सामने वाला होता है, तो 90 डिग्री के सामने कौन है, 12 है, तो यहाँ एच हमारा 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको पी तो निकालना ही है, हम एच ये जो हमारा हाइट है दोस्तों इसको हम पी मान लिए हैं, तो हमको यहाँ पी तो हमको निकालना ही है, तो पी स्क्वायर हम इसी तरह से लिख दिए, ठीक है। और देखिए हमारा बी कितना दिया हुआ है, बी यहाँ 6 दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम निकाल लेंगे पी स्क्वायर बराबर, तो दोस्तों 36 बराबर की इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 144 माइनस 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से घटा लीजिएगा तो घटाएगा दोस्तों तो आपको 108 आ जाएगा, ठीक है। 144 माइनस हम 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108, यानी पी स्क्वायर बराबर इतना आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम निकाल लेंगे पी बराबर, तो पी बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 का यहाँ वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर उस साइड था तो इस साइड आकर वर्गमूल हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों p बराबर हम निकाल लेंगे, तो इसको तोड़ सकते हैं हम इस तरह से, इसको तोड़ के यहाँ से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 36 गुने के दोस्तों 3 हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। इसको तोड़ के 30 का वर्गमूल में इसी तरह से लिख देंगे। अब हमको यहाँ से p बराबर निकालना था, तो देखिए यहाँ 36 दोस्तों 36 जो है वर्गमूल के बाहर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 3 जो है अंदर में ही रह जाएगा तो इस पर अंडर रूट रहेगा, और 36 वर्गमूल के बाहर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यानी कि 6 × अंडर रूट 3 हमारा दोस्तों p बराबर निकल गया, ठीक है। जो कि हम p को क्या माने थे, ऊंचाई, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है दोस्तों 6 × अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n बराबर है। तो दोस्तों यहाँ से पूछा गया आपको कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट n बराबर है दोस्तों n × n + 1/2 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमको बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे हम दोस्तों इस क्वेश्चन का ऐसे भी पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है हमारा n × n + 1/2 होता है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से पूछा है कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n के बराबर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 11 नंबर। 11 नंबर नहीं दोस्तों 10 नंबर, ठीक है, अभी 10 नहीं हुआ है। 10 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर भार। तो दोस्तों एक फार्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 होता है। अब देखिए यहाँ से आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। आपको यही पूछा गया कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये फार्मूला भी याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और एक फार्मूला और होता है दोस्तों, ये होता है कौशिक होता है दोस्तों, कौशिक स्क्वायर थीटा, और माइनस में होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1 होता है, ठीक। ये तीनों फार्मूला याद कर लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक और क्या था कि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक शुरू में बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों फार्मूला दोस्तों आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 11 नंबर।
और दोस्तों अगर जो आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी इस पर हम प्रश्न करवा रहे हैं वो आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सारा प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसलिए एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिए, सारा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए 11 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, ठीक है। तो दोस्तों जब दो त्रिभुज समरूप होंगे और उनका भुजा का अनुपात दिया हुआ रहेगा, क्षेत्रफल के अनुपात पूछेगा तो जो भुजा का अनुपात दिया हुआ रहेगा दोस्तों और क्षेत्रफल का पूछेगा तो उसका आप स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 16 रेशियो क्या हो जाएगा 81, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों जब दो त्रिभुज समरूप होंगे और उनका भुजाओं का अनुपात यहाँ दिया हुआ था तो क्षेत्रफल का निकालने के लिए क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिए। और जब आपको क्षेत्रफल के दिया हुआ रहेगा और भुजाओं को जब पूछेगा तो उसका क्षेत्रफल जो दिया रहेगा उसका आप वर्गमूल कर दीजिएगा, ठीक है। तब भुजा का अनुपात निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। दोस्तों मूल बिंदु का नियामक कौन है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 1,1, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है 0,0, थर्ड ऑप्शन में लिखा है -1,1 और लास्ट में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है, तो 0,0 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। लिखा हुआ है sin थीटा = 3/5 हो तो cos थीटा का मान होगा, ठीक है। तो देखिए sin थीटा बराबर दोस्तों फार्मूला क्या होता है, P/H होता है। तो यहाँ से हम P/H लिख लिए और बराबर में कितना दिया हुआ है 3/5, यानी कि हमको P कितना दिया हुआ है 3 और H कितना दिया हुआ 5 और cos थीटा बराबर पूछा गया, यानी cos थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है B/H, हमको यही निकालना है दोस्तों, ठीक है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, h² प्लस बराबर में p² प्लस में b² दोस्तों, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। और हमको h यहाँ कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब p कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 और प्लस में b² इसी तरह से लिख देंगे। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ से हमको b² बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9 बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 25 - 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से b बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16 का वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ स्क्वायर था तो बराबर के इस साइड आता है तो वर्गमूल हो जाता है। और b बराबर निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल, यहाँ 16 का जो वर्गमूल होगा दोस्तों कितना होगा 4 होगा, यानी कि b बराबर हमको कितना निकल के आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो हमको यहाँ पूछा गया था cos थीटा बराबर तो B/H होता है और यहाँ से हम b कितना निकाल के ले लाएँ 4 और h हमको पहले से मालूम था कितना 5, यानी कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 4/5, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मस्सा कितना होगा। तो दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है कितना होता है 4 होता है, ठीक है। और आगे कहा है कि छोटी अभाज्य संख्या, तो छोटी अभाज्य संख्या जो होता है दोस्तों 2 होता है और का मस्सा कितना होगा ये आपको निकालना है दोस्तों। 2 और 4 को आपको मस्सा निकालना है, ठीक है। तो देखिए 2 इस तरह से लिख लेंगे, यहाँ 4 लिख लेंगे और यहाँ मस्सा निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 2 टाइम में कटेगा तो 4 हो जाएगा और इसको कट जाएगा, यानी कि हमको ये वाला मस्सा होता है दोस्तों, यानी कि हमारा इसका मस्सा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बस कुछ नहीं किए दोस्तों, पूछा था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 होता है और पूछा है छोटी अभाज्य संख्या। दोस्तों अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक और केवल अपने आप से कटे, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और एक दोस्तों अभाज्य संख्या नहीं होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हमारा होता है 2 होता है। तो हम 2 लिख लिए और दोनों के यहाँ से निकाल लिए क्या मस्सा, तो दोनों के यहाँ से मस्सा निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में भी दिया हुआ है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है यदि बहुपद
पी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 के शून्यांक अल्फ़ा कोमा बीटा है, तब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपको पूछा गया अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। ठीक है, तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा दोस्तों। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है -b/a होता है। ठीक है, और एक जो आपका पूछा गया है ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो c/a आपसे पूछा गया है। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट रहता है दोस्तों वो हमारा a होता है। ठीक है, और एक्स के साथ जो कोफिशिएंट रहता है वो हमारा b होता है, और जो कांस्टेंट रहता है ये हमारा c होता है। ठीक है, c। तो आपसे यहाँ क्या पूछा गया है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या फार्मूला होता है c/a होता है। अब देखिए हमारा c कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे, और a कितना दिया हुआ a एक्स स्क्वायर के आगे हम किया है 1 है, कुछ नहीं तो यहाँ 1, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दोस्तों यहाँ से हमको क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये भी याद रख लीजिएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पूरी अच्छी तरीके से पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का आप नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।